नव चेतना सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम कक्षा 10 में जो अध्याय हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार, उनका क्रमबद्ध तरीके से हम अध्ययन करेंगे। उनका अध्ययन करने के लिए हम सर्वप्रथम जो सामान्य जानकारियां हैं उनका हम अध्ययन करेंगे, उन पर डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। तो जैसे कि सर्वप्रथम बात आती है केंद्र सरकार की। तो केंद्र सरकार, सबसे पहले इसको समझने के लिए हम समझेंगे कि सरकार क्या है, सरकार का क्या अर्थ है, सरकार की क्या परिभाषा है, सरकार क्या होती है, सरकार क्या करती है। सरकार का अर्थ या परिभाषा। तो सरकार असल में एक राज्य जो है वो असल में एक भावात्मक अवधारणा है। क्या है? राज्य एक भावात्मक अवधारणा है जो एक अमूर्त एवं अदृश्य संस्था होती है। अदृश्य संस्था होती है और इसे मूर्त रूप प्रदान करने का कार्य कौन करती है? सरकार करती है। किसको? राज्य को। यानी राज्य असल में एक भावात्मक अवधारणा है और ये अमूर्त एवं अदृश्य संस्था होती है राज्य। इस अदृश्य और अमूर्त संस्था को ही मूर्त रूप प्रदान करने का कार्य कौन करती है? सरकार करती है। यानी हम लिखेंगे इसे मूर्त रूप प्रदान करने का कार्य सरकार करती है। पहली बात तो ये है कि सरकार क्या है कि राज्य एक भावात्मक अवधारणा है जो अमूर्त एवं अदृश्य संस्था होती है और इसे मूर्त रूप प्रदान करने का कार्य सरकार के द्वारा किया जाता है। और सरकार ही क्या करती है? उस राज्य, ये निश्चित भूभाग में निवास करने वाली जो जनता है उसकी सामूहिक इच्छा को अभिव्यक्त भी कौन करती है? सरकार ही करती है। ठीक है। और सरकार ही विधियों का निर्माण करती है या कानूनों का निर्माण करती है और सरकार के द्वारा ही जो विधि निर्माण की गई है उसका अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसे दंडित कर उचित रास्ते पर लाने का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है? सरकार के द्वारा किया जाता है। तो ये होती है सरकार। एक विद्वान है गार्नर। गार्नर ने सरकार की परिभाषा देते हुए क्या कहा है कि सरकार एक ऐसा अभिकरण या मशीन है। सरकार एक ऐसा अभिकरण या मशीन है जो क्या करती है? राज्य की नीतियां निर्धारित करती है। ठीक है। गार्नर ने सरकार की परिभाषा देते हुए ये लिखा है कि सरकार एक ऐसा अभिकरण या मशीन है जो राज्य की नीतियां निर्धारित करती है और राज्य के निश्चित भूभाग पर निवास करने वाले जो जन हैं उनके जो सामान्य हित है उनको उन्नत करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? सरकार के द्वारा किया जाता है। ऐसा कहा है किसने? गार्नर ने सरकार की परिभाषा देते हुए। ठीक है। ये तो बात हुई हमारी सरकार की कि असल में सरकार क्या है और सरकार का काम क्या है और सरकार का अर्थ क्या है, सरकार की परिभाषा क्या होती है असल में। अब हम बात करते हैं सरकार के अंगों की। सरकार के अंग। तो सरकार के अंग कितने होते हैं?
3 होते हैं। ठीक है, वो 3 कौन कौन से हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, ध्यान रखना है आपको। वो 3 अंग कौन कौन से हैं, व्यवस्थापिका जो सरकार का प्रथम अंग होता है, ठीक है, व्यवस्थापिका, और दूसरा है कार्यपालिका, और तीसरा है न्यायपालिका। ये 3 अंग होते हैं सरकार के। ठीक है, इस व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं, विधायिका भी बोलते हैं, जो विधि निर्माण करने का कार्य करती है। यानी जो विधि निर्माण करने का कार्य करती है या विधि का निर्माण करती है, वही असल में क्या होती है, विधायिका होती है। इसको विधायिका भी कह लो या व्यवस्थापिका कह लो, बात एक ही है। अब देखो व्यवस्थापिका का कार्य क्या है, विधि का निर्माण करना या कानून निर्माण करना। ठीक है, और कार्यपालिका का काम क्या है, जो व्यवस्थापिका के द्वारा कानून निर्माण किया जाता है, यानी जो विधि का निर्माण किया जाता है, उनको क्रियान्वित करने का कार्य कौन करती है, कार्यपालिका करती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि उनको लागू करने का कार्य किसका है, लागू करने का कार्य किसका है, कार्यपालिका का है। अब देखो बात आती है न्यायपालिका की। न्यायपालिका क्या करती है, जो विधायिका ने कानून निर्माण किया है और कार्यपालिका ने जो लागू किया है कानून या जो विधि लागू की है, उस विधि का अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसको दंडित करने का कार्य कौन करती है, न्यायपालिका करती है। या फिर किसी प्रकार की समस्याएं पैदा होती है, उन समस्याओं से निपटारा पाने के लिए न्याय प्रदान करने का कार्य भी कौन करती है, न्यायपालिका करती है। ठीक है, तो ये बात हुई अपनी तीनों अंगों की, कौन क्या करता है। ठीक है, अब इसमें इसके अंग कौन कौन होते हैं, यानी इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, वो हम बारी बारी से देखेंगे। तो सर्वप्रथम देखते हैं व्यवस्थापिका में कौन कौन होता है। भारत में हमें पता है कि संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। ठीक है, तो संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत भारत की राज्य व्यवस्था में क्या किया गया है, व्यवस्थापिका का गठन जो है वो कितने स्तर पर किया गया है, 2 स्तर पर किया गया है। वो 2 स्तर कौन कौन से हैं, एक तो है केंद्र और दूसरा है राज्य। ठीक है, तो केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई है और राज्य स्तर पर राज्य व्यवस्थापिका का गठन किया गया है। ठीक है, अब देखिए केंद्रीय जो व्यवस्थापिका है उसको क्या कहा जाता है, संसद। ठीक है, केंद्र में जो केंद्रीय व्यवस्थापिका का गठन किया गया है उसको हम संसद के नाम से जानते हैं। और वहीं राज्य में जो व्यवस्थापिका का गठन किया गया है उसको हम किस नाम से जानते हैं, विधानमंडल। ठीक है, ये दोनों नाम याद रखने हैं हम, यानी केंद्रीय व्यवस्थापिका को ही संसद कहते हैं और राज्य व्यवस्थापिका को विधानमंडल कहते हैं। अब देखिए संसद में कौन कौन शामिल होते हैं, संसद के अंग कौन कौन होते हैं, एक तो होता है लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों को मिलाकर क्या बनती है, संसद बनती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर केंद्रीय व्यवस्थापिका का या संसद का गठन होता है। अब हम बात करें राज्य विधानमंडल की, तो इसमें भी 2 सदन होते हैं, कौन कौन से, विधान सभा और विधान परिषद। ये 2 सदन राज्य विधानमंडल में होते हैं। ठीक है, जिसमें से विधानसभा तो प्रत्येक राज्य के लिए अनिवार्य है, लेकिन विधान परिषद जो है, जो राज्य चाह रहा है कि हमारे यहाँ विधान परिषद यानी ये सदन विधान परिषद भी हमारे विधानमंडल का जो सदन है वो भी होना चाहिए, तो वहाँ पर भी स्थापित किया जा सकता है। ठीक है,
तो ये बात हुई अपनी व्यवस्थापिका की, कि व्यवस्थापिका में कौन कौन शामिल होता है या इनके अंग कौन कौन होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम कार्यपालिका। कार्यपालिका का अंग कौन कौन होते हैं और कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं। ठीक है, तो कार्यपालिका का भी गठन जो है वो भारतीय राज्य व्यवस्था में दो स्तर पर किया गया है। वही बात है, ये तो केंद्रीय कार्यपालिका और राज्य कार्यपालिका। ठीक है, केंद्र और राज्य। ठीक है, अब केंद्रीय जो कार्यपालिका है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रपति, और दूसरा हो गया उपराष्ट्रपति, और तीसरे अपने आ गए प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद। तो ये हो गए केंद्रीय कार्यपालिका में। ठीक है, अब देखो यहाँ ध्यान रखना है हमें कि कार्यपालिका शक्ति जो है हमारे संविधान में कार्यपालिका केंद्रीय कार्यपालिका शक्तियों का संवैधानिक अध्यक्ष या संवैधानिक प्रधान है, या वैधानिक प्रधान बोलें तो वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, और इसका वास्तविक प्रधान है, ठीक है, इसका वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अर्थात उन सभी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद करती है। बाकी वैधानिक प्रधान जो है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, अब मंत्रिपरिषद की हम बात करें तो मंत्रिपरिषद में भी 3 स्तर के मंत्री होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं वो 3 स्तर के मंत्री? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है, इसमें सबसे उच्च श्रेणी के मंत्री होते हैं कैबिनेट मंत्री, जिनके पास जो महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं वो रहते हैं। ठीक है, और राज्य मंत्री जो कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करते हैं, कभी कभार उनको किसी मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार भी दे दिया जाता है। उसी प्रकार जो उप मंत्री होते हैं वो भी कैबिनेट मंत्रियों के जो कार्य होते हैं उनमें हाथ बटाने का कार्य करते हैं, यानी उनका सहयोग करते हैं। चलो अब बात करते हैं हम राज्य कार्यपालिका की। तो उसी जिस प्रकार से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद ये केंद्रीय कार्यपालिका के अंग होते हैं, उसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल। ठीक है, अब राज्य की कार्यपालिका शक्तियां जो है वो किस में निहित होती हैं? राज्यपाल में निहित होती हैं। जैसे केंद्रीय कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं वैसे ही। ठीक है, और मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद, ये शामिल होते हैं राज्य की कार्यपालिका में। ठीक है, अब देखो यहाँ देखने वाली बात आती है थोड़ी सी ये आती है कि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं, या ऐसे कहें कि मंत्रीगण जो हैं, जो मंत्री यानी मंत्रियों की ही तो मंत्रिपरिषद होती है, यानी ये मंत्री जो होते हैं वो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ऐसे में होगा क्या कि ये कार्यपालिका का भी अंग होते हैं और व्यवस्थापिका का भी अंग होते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जब कार्यपालिका का अंग होता है उसी समय वो व्यवस्थापिका का अंग भी हो सकता है। ठीक है, कैसे होगा? अगर मंत्रिपरिषद जब तक मंत्री नहीं बनता है तब तक वो केवल व्यवस्थापिका का ही अंग रहता है। ठीक है, अगर वो किसी विधेयक को यानी अपने मंत्रिपरिषद के अंतर्गत किसी विधेयक को सदन में लेके जाता है तो वो क्या बन जाएगा? कार्यपालिका का सदस्य या कार्यपालिका का अंग बन जाएगा। ठीक है, अगर वो अपने मंत्रालय में रहकर कार्य करता है तो वह इसका व्यवस्थापिका का सदस्य अंग रह जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं देखो न्यायपालिका की। ठीक है, न्यायपालिका की हम बात करें तो न्यायपालिका की व्यवस्था भारत के अंदर एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया है? एक तो न्यायपालिका को क्या है, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से अलग रखा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 50 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि ताकि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका जो है वो किसी प्रकार का दबाव न्यायपालिका पर न बना पाए। अगर
स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था नहीं की जाती तो होता क्या कि न्यायपालिका जो है वो निष्पक्ष न्याय नहीं कर पाती। इसलिए न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है, यानी वो निष्पक्ष न्याय कर पाते हैं इसे बिना किसी दबाव के। ठीक है, तो न्यायपालिका की व्यवस्था जो है वो भारत में एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत क्या कैसे क्या न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है कि न्यायपालिका को क्या है कि न्यायालयों के रूप में या एक क्रमिक श्रृंखलाबद्ध रूप में सजाया गया है ऊपर से नीचे। ठीक है, किस प्रकार से सजाया गया है देखो, उच्च सबसे सर्वोच्च स्तर पर क्या है, किसकी स्थापना की गई है, सर्वोच्च न्यायालय की, या हम कह सकते हैं उच्चतम न्यायालय की। सर्वोच्च स्तर पर। ठीक है, उसके बाद राज्य स्तर की हम बात करें तो उच्च न्यायालय, फिर हम बात करें तो सत्र न्यायालय या फिर जिला न्यायालय, की स्थापना की गई है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमने पढ़ा कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर अलग अलग यानी दो स्तर पर इनका गठन किया गया है, लेकिन न्यायपालिका में ऐसा कतई नहीं है। इसमें हम ऐसा नहीं कह सकते कि उच्चतम न्यायालय जो है वो केंद्र का न्यायालय है, नहीं है, वो पूरे देश का न्यायालय है। ठीक है, और ऐसा नहीं कह सकते कि उच्च न्यायालय केवल राज्य का न्यायालय है, ऐसा भी नहीं है। यानी इसको क्रमबद्ध तरीके से क्रमिक श्रृंखला के रूप में इसको सजाया गया है। कैसे, इसका मतलब ये है कि अगर इस न्यायालय का कोई फैसला हमें मंजूर नहीं है तो हम उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। अगर उच्च न्यायालय का फैसला भी हमें स्वीकृत नहीं है, यानी हमें यहाँ उच्च न्यायालय में भी न्याय प्रदान नहीं होता है या नहीं दिया जाता है, तो हम सर्वोच्च शिखर पर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं। तो इस प्रकार से न्यायपालिका की व्यवस्था भारत में की गई है। अब देखो, हमने इस प्रकार से ये तीनों अंग जो है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों अंग मिलकर किसकी राजनीतिक व्यवस्था की या सरकार की रीढ़ की हड्डी बनते हैं। ठीक है, कैसे, देखो, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, तो इन सभी पर हमारा जो पूरी जो प्रशासनिक व्यवस्था जो है इन तीनों पर टिकी हुई है। हमने ये भी सुना होगा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया होता है, तो ये तीन स्तंभ ये हैं जिन पर पूरा लोकतंत्र टिका हुआ है, अर्थात लोकतंत्र की रीढ़ ही ये तीनों अंग होते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सामान्य जानकारियाँ जो हैं वो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अब आगे हम अध्ययन करेंगे व्यवस्थापिका का क्रमबद्ध रूप से। जिस प्रकार से केंद्रीय व्यवस्थापिका का हम करेंगे तो संसद के अंतर्गत लोकसभा का करेंगे, फिर राज्यसभा का करेंगे, फिर राज्य की बात आएगी तो हम विधानमंडल के जो ये दोनों सदन हैं उनका हमें अध्ययन करेंगे। फिर कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनका भी क्रमबद्ध रूप से हमें अध्ययन करते जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।